नमस्कार मेरे मित्रों और साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और दिया भी है कि तैयारी का डोज लेते रहो रोज़। तो हमारी हिंदी की डे बाय डे क्लास आ रही है और आज हमारी ये तीसरी क्लास है, हिंदी सेट 3। ठीक है, तो एक बार फिर कहना चाहेंगे कि रुकना नहीं तो चुकना नहीं, डर के आगे कभी झुकना नहीं, लाख बाधाएं आएंगी मगर सीधा चल पीछे मुड़ना नहीं। तो अपनी तैयारी को आप ऐसे ही पूरे दमदार तरीके से बनाए रहिए और लगे रहिए हमारे साथ अल्फा एजुकेशनल पॉइंट से। ठीक है, चलिए तो देरी न करते अपना सेशन में स्टार्ट करते। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है? ये हमारा आज का पहला क्या दिया है? सिंधूर में संधि है। क्या दिया है? सिंधूर में संधि है। तो जरा देखते हैं भाई कौन सी संधि है सिंधूर में। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी। ठीक है, तो ऊ और बड़ा ऊ, चाहे कोई ऊ रहे, जब मिलता है तो फाइनली बड़ा ऊ ही बनता है। तो क्या बन जाएगा? सिंधूर्मी, यानी सिंधु नदी, ऊर्मी मतलब उसकी लहर यानी तरंग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही है। ठीक है, पूछा है संधि, संधि का नाम पूछा है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, स्वर संधि, व्यंजन। कौन सा है? ये दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा आज का अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची। तो आपको पता है हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है डायरेक्ट तो हुई नहीं थी। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। इसके पहले कुछ विद्वान अवहट भी मानते। फिलहाल जो हमको बांटा गया है वो अपभ्रंश में बांटा गया। अपभ्रंश 7 होते हैं। कौन कौन से? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस और पैशाची। ठीक है, ये खस तक मतलब महाराष्ट्री 7 टोटल होते हैं, लेकिन जो हिंदी हमारी है 4 ही तक है। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और खस तक। तो सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं हिंदी की? कहेंगे ब्रज, बांगरू, यही हरियाणवी है, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। ये हमारी आती है सौरसेनी अपभ्रंश में। तो पूछा भी क्या है? करा खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है किसमें? मागधी, सौरसेनी। हाँ, हमारा ऑप्शन सी सही है, ये है। ठीक है, कौन से? सौरसेनी। मागधी में कौन कौन सी आती है? एक बार उनका भी नाम देख लीजिए। कहेंगे मागधी में आती है भोजपुरी, 60 में लिख दे रहे हैं, भोजपुरी, मैथिली 60 में है, और मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही। अर्धमागधी में कौन सी आती है? अवधी, 60 में है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पैशाची में आपका कौन सी आती है? कहेंगे लहंदा और पंजाबी, लहंदा और पंजाबी। और सौरसेनी में कौन कौन सी आती है हमने लिख दिया है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न क्या है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस में परिवर्तित हो रही है? ये रहा क्वेश्चन। कर संज्ञा किस से किस में परिवर्तित हो रही है, यानी संज्ञा के बारे में बताना है। तो कर गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो आपको पता है गांधी किसकी बात है? किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, महात्मा गांधी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा संज्ञा शब्द। कौन सा संज्ञा कहेंगे? कहेंगे जब किसी के एक ही व्यक्ति के नाम का बोध होता है तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद ये जा किस में रहा है? कहेंगे राष्ट्रपिता शब्द में कौन सी संज्ञा हुई? तो राष्ट्रपिता क्या है? राष्ट्रपिता यानी जब एक ही प्रकार के व्यक्तियों के नाम का बोध होता है तो ये जा रही है आपकी जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में। तो यानी कह सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? व्यक्ति जाति, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा ऑप्शन ए सही है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं, क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न क्या है? करा स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसकी बात हो रही है। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? दंत स और र, मूर्धन्य स और र, तालव्य स आधा और र,
फिर स्र और ये नहीं ऑप्शन तो पहले ही गलत है, ये दोनों। ठीक है, और ये भी हमारा गलत। आपको पता है जो होते हैं संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये है संयुक्त व्यंजन। ये बनता है आधा क और मूर्धन्य स से, ये बनता है आधा त और र से, ये बनता है आधा ज और य से, और ये बनता है आधा तालव्य स और र से। तो यानी कौन सा हमारा ऑप्शन कहेंगे, सी वाला सही होगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला और पांचवा प्रश्न है। क्या है, कहेंगे हमारा पांचवा प्रश्न, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? क्या है भाई पुस्तक शब्द? ऑप्शन है विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है ही नहीं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे तेज, धीमा, अचानक, ये सब क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। अब बचा क्या, विशेष, विशेषण, सर्वनाम। तो याद रखिएगा पुस्तक के बारे में क्या कहा गया, पुस्तक पुरानी है, तो ये पुराना शब्द विशेषण हो गया, और पुस्तक के बारे में पूछा है ना, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा सर्वनाम, तो सर्वनाम मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, कहेंगे विशेष्य। तो जिसके बारे में यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष्य, और ये संज्ञा के शब्द होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। पुस्तक क्या है, विशेष। इसी के बारे में तो कहा गया कि पुस्तक पुरानी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा छठवां प्रश्न। क्या दिया है छठवां, कहेंगे मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर कितना किलोमीटर, कहेंगे 5 किलोमीटर दूर है। तो कह इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, कारक पूछा है, यानी इसमें कौन सा कारक है। तो आपको पता है से कारक चिन्ह किसका होता है, या तो करण का होता है या तो अपादान का होता है। किसका, अपादान का। जब से यहाँ साधन का काम करे या किसी माध्यम का, ठीक है, तब करण होता है। लेकिन जब यही से अलगाव की बात करता है तब क्या हो जाता है, अपादान होता है। तो बताइए मेरे घर से आपका घर दूर है, तो बताइए यहाँ कोई साधन की बात की गई है, कहेंगे नहीं, यहाँ पर दूरी यानी अलगाव की बात है, तो कहेंगे इसमें अपादान कारक होगा, और हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। काल बताना है, यानी कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो इसमें कौन सा काल है। ठीक है, तो कहेंगे अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो भाई दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसमें कोई संदेह है नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। आसन्न भूतकाल क्या होता है, जब भूतकाल में क्रिया ज्यों समाप्त हुई, या ऐसा लग रहा है कि तुरंत समाप्त हो रही है, तो वहां पर होता है आसन्न भूतकाल। जैसे वह लिखा है, तो लिखने की काम की क्रिया पूरी हो गई। वह खाता है, तो खाने, आप कहेंगे इसमें है आ रहा है, इसमें है आ रहा है, तो कैसे, अभी खाता है। ठीक है, तो जब क्रिया जैसे लगता है कि तुरंत समाप्त हो रही थी, या फिर उसने खाना खाया, तो जब आपको ये पता है क्रिया तुरंत अभी समाप्त हुई है, तो उसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो चलिए हमारा ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या, आप कहेंगे अपूर्ण और पूर्ण। तो अपूर्ण भूतकाल में क्रिया जारी रहती है, तो करेंगे दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यानी क्रिया जारी है, तो यानी भूतकाल यानी पूर्ण भी नहीं होगा, क्योंकि अभी दे रही थी ना, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न, कर वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा। सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन में गलती है, केवल इसकी बात है, ये बात शब्द नहीं है। ठीक है, लेकिन को बताना है कि है क्या, तो क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा। तो पहली बात तो सर्वनाम है नहीं, संज्ञा है नहीं। अब बचा क्रिया विशेषण और अव्यय। तो बताइए क्रिया क्या है, क्रिया मतलब यहाँ तो बहुत बात करता है, तो करता है नहीं बात है, लेकिन उसके बारे में क्या बता रहा है,
उसके बारे में कुछ बताया है कि कैसी है कैसा नहीं है, तो इसका मतलब क्रिया विशेषण भी नहीं हो सकता है। क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ पर हो रही है, कब हो रही है, तो बचा क्या, अव्यय है। और अव्यय मतलब कौन सा, कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ये है हमारा जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ा जाता है तो वहां पर क्या होता है, कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय होता है इसमें। लेकिन, पर, किंतु, मगर, वरन, बल्कि आदि शब्द जब आते हैं तो क्या होता है, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या दिया है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। यानी इसका मतलब ये क्या है, कटहरा कहेंगे तद्भव है, तो इसका तत्सम होता है काष्ठ गृह, मतलब लकड़ी का घर, तो हमारा ऑप्शन ये होगा। अब कटहल क्या है, तद्भव, इसका तत्सम होता है कंठफल। ठीक है, अब कड़वा तद्भव, इसका तत्सम होता है कटु। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये रहा हमारा अगला 10वां प्रश्न, क्या है, कहेंगे निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। देहात, सिफारिश, चश्मा, तारीख। देखिए जब ऐसे पूछता है कि किसी अन्य भाषाओं का शब्द किस भाषा का है, तो क्या होता है इसमें आपको याद करना पड़ता है। ये याद करने पे रहेगा, अगर नहीं याद है तो नहीं बता पाएंगे, और याद है तो बता देंगे। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, कहेंगे हमारा ऑप्शन डी है। ये तारीख अरबी भाषा का शब्द है। किसका है, अरबी का। ये फारसी का, बाकी सब क्या है, फारसी का। तो पूछा है फारसी का नहीं है, पूछा था, तो ये ही नहीं है, हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या शुरू करना था क्या, रोके थे क्या आप वीडियो को, कब, अच्छा ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो कामदेव का देखिए क्या है, कहीं कामदेव का पर्यायवाची होता है, कामदेव क्या, जैसे अनंग होता है, मदन होता है, ठीक है, कंदर्प होता है, मार होता है, पुष्प धनवा होता है, पुष्प धनवा भी होता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, पर्यायवाची कामदेव का, तो मार ऑप्शन में है, तो कहेंगे जी हाँ, तो हमारा ऑप्शन ये सी सही होगा। बिडौजा किसका है, कहेंगे बिडौजा आपका इंद्र का पर्याय है। ठीक है, पिसुन मतलब होता है चुगलखोर, ये चुगलखोर का पर्याय है, चुगलखोर, समझते ना, यहाँ से वहाँ आग लगाना, झगड़ा लगाना। अस्म पत्थर का पर्याय है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, कहेंगे सी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत गर्मी है। ठीक है, चलिए हम लोग आप लोगों के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो आप लोग भी अपने लिए पसीना जरूर बहाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ावा। अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि मतलब होता है अधिक वर्षा, अतिवृष्टि मतलब होता है क्या, अधिक वर्षा, तो इसका उल्टा क्या होगा, कम वर्षा, और कम वर्षा को बोलते हैं अनावृष्टि, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न, क्या है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसके लिए शब्द है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके या जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सके, जो अतुलनीय है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुपम। क्या बोलते हैं, अनुपम। हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, अल्पज्ञ होता है जो कम जानता है, यानी कम जानने वाला, या जो कम जानता है। अनुयायी क्या होता है, ठीक है, अनुयायी मतलब होता है अनुसरण करने वाला, यानी आप किसी की बातों का अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनको बोलते हैं अनुयायी। अज्ञानी जनबे करते हैं भाई, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो क्या होता है, ज्ञानी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये हमारा अगला प्रश्न 13वां, क्या है, दिया लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बोलते हैं ना, मैं घर पर देर से पहुंचा तो पिताजी मुझे देखकर लाल पीले हो गए। लाल पीले का मतलब क्या होता है, क्रोध, यानी गुस्सा में आ गए, पूरा बिखिया गए। तो क्या है, क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड, और लाल और पीला, यानी हमारा ऑप्शन ए ही सही है, ए वाला सही है। ठीक है, कौन सा, ए वाला, बहुत क्रोध करना। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न के तरफ।
ये हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कोयले की दलाली में मुंह काला। बात सही भैया, अब कोयले की दलाली करने जाएंगे तो मुंह वहाँ काला होगा ही। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जैसी संगत रहेगी वैसा असर आपको मिलने वाला है। ठीक है, अच्छी संगत करेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब संगत करेंगे तो खराब मिलता है। कहते भी है कि जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ दलाली में मुंह काला हो गया तो क्या देख सकते हैं, इसका अर्थ होगा गेहूं के साथ घून पीसता है नहीं, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, बुरी संगति में कलंक लगता है, बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही कराते। देखिए देखा जाए तो हमारा बी और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बताते हैं हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि कोयले की दलाली में मुंह काला हो चुका है ना, यानी मतलब आपके बुरी संगति में आपको भी कलंक लग चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है, करा प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो देखिए ये बना है प्रति प्लस उत्पन्न, तो हमारा उपसर्ग क्या होगा, प्रति मतलब तुरंत, उत्पन्न मतलब कोई चीज उत्पन्न। तो ये वाक्यांश के लिए शब्द है तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं। तो इसमें अगर मति जोड़ देंगे तो आपका एक वाक्यांश के लिए शब्द हो जाता है, यानी प्रति उत्पन्न का तो तुरंत उत्पन्न होना। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, कहेंगे बी सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला और 17वां, करा औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो भैया देख लीजिए बहुत सरल है, उपचार प्लस इक, जब ये जुड़ता है तो ये ऊ बदल जाता है औ में, तो हो जाता है औपचारिक। तो कहेंगे कौन सा प्रत्यय है, कहेंगे इक, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, क्योंकि देखिए रिवीजन क्लास है ऐसे ही फास्ट चलेगी, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है थ्योरी पढ़ने के लिए। तो एकदम दबा के आप लोग पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे अल्फा टेक के साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है, जरा देखते हैं भाई संग्रहालय। तो देखिए क्या बनेगा, इसमें दिया है समग्रह आलय, सतग्रह आलय, सतग्रह आलय और समग्रह आलय। ठीक है, देखिए इसमें डबल संधि है। इस संग्रहालय शब्द में व्यंजन संधि भी है और स्वर संधि का दीर्घ संधि भी है। कहें कैसे, तो देखिए सम प्लस ग्रह, यानी आधे म का किसमें परिवर्तन, यानी अनुस्वार में परिवर्तन हो गया संग्रह, अब प्लस इसमें आलय जोड़ दिए, आलय, तो इसका अ और इसका आ हो गया आ, बन गया संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय हो गया कि नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, चलिए इसमें दो संधि व्यंजन भी है और भी सॉरी कह रहे हैं कि दीर्घ भी है। चलिए ये हमारा 19वां प्रश्न क्या है, यथा संभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। देखिए जब किसी शब्द का पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय शब्द हो, जैसे प्रति, यथा, ठीक है, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो क्या होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही है। इसका समास विग्रह क्या होते हैं, यथा संभव, यानी संभव के अनुसार, संभव के अनुसार, क्या कह सकते हैं, जितना संभव हो सके। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 20वां प्रश्न क्या है, कर सलमा घर जाती है, वाक्य है भाई सीधा सीधा, इसमें कोई पहचाने की बात है नहीं, सीधा लगाइए ना, सरल वाक्य है। ठीक है, निषेध मतलब ऐसे वाक्य जिसमें मनाही हो, जैसे नदी किनारे मत जाओ, निषेधात्मक है। आज्ञार्थक मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इच्छार्थक आज मेरा जिलेबी खाने का मन है, क्या हो गया, इच्छार्थक, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, सरल वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 21वां। 21वां क्या है, सही विकल्प का चयन कर जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तो पहले ही गलत हो गया। तुम तुमका काम करो, देखने से ही गलत लग रहा है। तुम तेरा, तेरा आ गया, तेरे को आ गया तो पहले ही गलत कर देना। अब क्या बचा है, तुम अपना काम करो, हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की समाप्ति की तरफ हैं और हमें लग रहा है कि इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है। आज हम 22 प्रश्न लेके आए हैं, उन 37 प्रश्नों में से जो आपके हिंदी में आने हैं, जो बचा हुआ प्रश्न है उसको हम कल करवाएंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्या दिया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवित्री। तो कहेंगे हमारा ऑप्शन कौन सही है, ए सही है, अंत्याक्षरी,
यानी अंतिम पद से शुरू होने वाले अक्षर, यानी जो आप स्कूलों में अपने विद्यालयों में गाते हैं। अब बचा पूजनीय, कहें कैसे गलत यदि होता है पूजनीय नहीं, या तो पूज्य होगा या तो पूजनीय होगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। कवयित्री, ये मात्रा नहीं रहती वहां पे, कवयित्री ये होता है, ठीक है। और बचा तदोपरांत, तदोपरांत नहीं भैया, ये तत् प्लस उपरांत, यानी इसमें व्यंजन संधि है, तो क्या बनेगा तदुपरांत, यानी तुरंत उसी के उपरांत, यानी उसके बाद, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए सही है, बाकी ये गलत कैसे, इसको मैंने दिखा दिया। और ये आज की हमारी लास्ट और आखिरी क्लास थी। आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।